जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलते और अंधेरे में ढूंढ लेते हैं अक्सर मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण यादव और पार्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज फिर मैं लेकर आया हूं हमारी दक्ष सीरीज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 4। आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज को वापस आगे बढ़ाएंगे और कंटिन्यू करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो चलिए बिना देर किए आज के सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम बायोलॉजी के वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। देखिए, पहला ह्यूमन बॉडी को लेकर एक क्वेश्चन है हमारे बीच में, अंतःस्रावी ग्रंथियां। ग्रंथियों के बारे में मैं आपको सारी जानकारी देता हूं आज यहाँ पर। ग्रंथियां क्या होती है, देखिए, ग्लैंड हमारे अंदर एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है जहां से रासायनिक पदार्थों का स्त्रावण होता है। ये ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। इन ग्रंथियों को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक होती है बहिस्रावी ग्रंथि। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होती है बहिस्रावी ग्रंथि, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड और एक हो जाएगी एक्सोक्राइन ग्लैंड। देखिए, एक और ग्रंथि होती है जिसे हम लोग बोल देंगे मिश्रित ग्रंथि। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। थोड़ी बहुत मैं आपको जानकारी दे देता हूं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम लोग अंतःस्रावी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो स्त्राव होता है वो शरीर के अंदर होता है या फिर डायरेक्टली ब्लड में होता है। हम लोग देखेंगे कि ये ग्रंथियां नलिका विहीन मानी जाती है, नलिका विहीन ग्रंथियां मानी जाती है। नलिका विहीन ग्रंथियां इन्हें इसलिए बोला जाता है कि इनका जो स्त्रावण होता है वो प्रत्यक्ष रूप से ब्लड के अंदर ही होता है, डायरेक्टली ब्लड में होता है, इसलिए इन्हें हम लोग नलिका विहीन ग्रंथि के नाम से जानते हैं। सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन का सेक्रेशन करती हैं। ये महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है, हार्मोन का स्त्रावण करती हैं। ये जरूरी बात थी आपके लिए, हार्मोन का स्त्रावण करती है। कुछ और भी ग्रंथि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, जो गले में स्थित होती है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। यहां पर क्वेश्चन हमारा आंसर रहेगा। वैसे ही हम अगर बहिस्रावी को डिस्कस करें तो बहिस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती हैं, इनके अंदर नलिका पाई जाती है, नलिका युक्त ये ग्रंथियां मानी जाती हैं। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये हार्मोन का स्त्रावण करती है, तो बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा एंजाइम का स्त्रावण होता है। किसका स्त्रावण होता है? एंजाइम का स्त्रावण होता है। एंजाइम का स्त्रावण होता है। देखिए, जरूरी जानकारी है, इन्हें आप लोग अपने कॉपी में नोट करते चलें। अगर हम लोग देखें कि सबसे बड़ी ग्रंथि यहां पर कौन होगी, तो सबसे बड़ी ग्रंथि बहिस्रावी में यकृत आ जाती है। कौन आ जाती है? लिवर। लिवर सबसे बड़ी यहां पर एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आती है। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन हो जाएगी? तो सबसे छोटी ग्रंथि होती है गॉबलेट ग्रंथि। गॉबलेट ग्रंथि, गॉबलेट ग्रंथि, जिससे म्यूकस का या श्लेष्मा का स्त्रावण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि यकृत और सबसे छोटी जो बहिस्रावी ग्रंथि हो जाएगी वो हो जाएगी गॉबलेट ग्रंथि। हमारे शरीर में एक ऐसी ग्रंथि भी है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के गुणों को रखती है, और इसका नाम है मिश्रित ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथि में आते हैं यहाँ अग्नाशय। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अग्नाशय जो है वो एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि मानी जाती है, तो अग्नाशय को हम लोग मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फोकस कर लेते हैं। उस ग्रंथि का नाम बताना है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। देखिए, सभी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम है मास्टर ग्लैंड, जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। मस्तिष्क में यह ग्रंथि स्थित होती है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 यहां पर है, ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या फिर इसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। देखिए, पीयूष ग्रंथि मैं बता देता हूं आपको कि मस्तिष्क में यह प्रेजेंट होती है, मस्तिष्क में यह उपस्थित होती है। इस ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। इसे एक नाम से और जाना जाता है, सेल टर्सिका के नाम से भी इस ग्रंथि को जाना जाता है। सेल टर्सिका, अपने नोट्स में इन बातों को आप लोग नोट करते चलें। सेल टर्सिका के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि को ही जाना जाता है। ये किस हड्डी में प्रेजेंट होती है? तो जो पीयूष ग्रंथि होती है वो स्फेनाइड बोन के अंदर प्रेजेंट होती है, जो ब्रेन की एक बोन है, यानी क्रेनियल बोन है। तो इसे हम लोग कहेंगे कि यह स्फेनाइड बोन के अंदर, स्फेनाइड बोन के अंदर प्रेजेंट होती है, स्फेनाइक नामक हड्डी के अंदर
प्रेजेंट होती है। देखिए इतनी जानकारी पीयूष ग्रंथि को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो टोटल वेट होता है, वजन होता है 0.6 ग्राम के अप्रोक्स होता है। और इसके अलग अलग जो पालियां होती है, अग्रपाली और पश्चपाली, वहां से अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। सभी ग्रंथियों पर पीयूष ग्रंथि का जिम्मेदार होती है कि इनको कंट्रोल करें, और ये कंट्रोलिंग करने का काम करती है। तो इसका सही आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की श्रृंखला में आप लोग अच्छे से फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, ह्यूमन बॉडी का क्वेश्चन है। मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान करता है? मानव श्वसन अंग का वैसा हिस्सा बताना है जो गैसों को आदान प्रदान करने का काम करता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, जब हम लोग हमारे लंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो वहां पर कुछ महत्वपूर्ण पार्ट हम लोग देखेंगे। जैसे ये एक नली होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हमारी ट्रेकिया। ट्रेकिया यानी कि श्वास नली, इसे हम लोग कहते हैं ट्रेकिया यानी कि श्वास नली। ट्रेकिया या श्वास नली आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके ऊपर कार्टिलेज के रिंग भी पाए जाते हैं। इस तरीके से आप इनको रिंग को यहाँ पर शो कर सकते हैं। देखिए ये जो ट्रेकिया है ये आगे चलकर टू मेन पार्ट में डिवाइड हो जाती है, टू मेन पार्ट में डिवाइड हो जाती है। और ये जो दो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों भागों को हम लोग ब्रोंकाई के नाम से जानते हैं। यानी इनका नाम हो जाएगा श्वसनी यानी कि ब्रोंकाई। क्या नाम हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ब्रोंकाई, यानी कि इन्हें हम लोग श्वसनी के नाम से जानते हैं। अब ये जो दायां और बायां ब्रोंकाई है, ये आगे चलकर और भी अलग अलग भाग में डिवाइड हो जाता है। देखिए ये हमारा दायां भाग है, ये हमारा दायां भाग है। यहाँ हमारा एक लंग्स है और यहाँ हमारा एक लंग्स है। ठीक है, ये दायां और ये बायां। आगे चलकर इसके अंदर 3 लोब्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कि ये जो दायां ब्रोंकाई होता है, जो राइट ब्रोंकाई होता है, वो 3 लोब्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। और जो लेफ्ट ब्रोंकाई होता है वो आगे चलकर 2 लोब्स में डिवाइड हो जाता है। ये लोब्स जो होते हैं ये ब्रोंकियोल्स के नाम से जाने जाते हैं, और ब्रोंकियोल्स का यहाँ पर दिया है श्वास नलिका। तो डियर स्टूडेंट, इन्हें हम लोग ब्रोंकियोल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? ब्रोंकियोल्स के नाम से जानेंगे। आगे हम बढ़ेंगे, ये ब्रोंकियोल्स आगे चलकर और छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, और इन छोटे पार्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे? ध्यान से आप देखिएगा, इन छोटे पार्ट्स को हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आगे चलकर छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया। ये इस तरीके की स्ट्रक्चर यहाँ पर होती है, और इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहेंगे? ध्यान से समझना, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, या इनका नाम हो जाता है डियर स्टूडेंट कुपिका। क्या नाम से जानेंगे इन्हें हम लोग? कुपिका। ये कुपिका फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई के नाम से जानी जाती है, क्योंकि गैसों का जो आदान प्रदान होता है ब्लड के अंदर, वो कुपिकाओं के द्वारा होता है। हमारे अंदर ये कुपिका पाई जाती है जो फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई पाई जाती है, कार्यात्मक इकाई होती है। अगर मैं इसको जूम करके थोड़ा सा दिखाऊं, तो ये जो कुपिकाएं होती है स्ट्रक्चर में इस प्रकार की होती है। इनमें छोटे 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 रंध्र होते हैं जहां से एक्सचेंजेशन ऑफ गैसेस प्रेजेंट होता है, या जो गैस होती है उसका विनिमय यहाँ से संभव है। एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है एग्जाम में कि कुपिकाओं के द्वारा रक्त में O2 और CO2 का जो आदान प्रदान होता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो इस प्रक्रिया का नाम है विसरण विधि। किस विधि के द्वारा होता है? विसरण विधि के द्वारा होता है। जब गैसों का प्रवाह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है, तो उसे हम लोग विसरण विधि के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि कुपिकाओं के द्वारा गैसेस का एक्सचेंजेशन किस विधि के द्वारा होता है? विसरण विधि के द्वारा होता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किस हिस्से में गैसों का आदान प्रदान हुआ? तो डियर स्टूडेंट, मैंने इसका आंसर आपको बताया है, एल्वियोलाई यानी कि कुपिका। कुपिका जिसे हम लोग फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई के नाम से भी जानते हैं। कार्यात्मक इकाई के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति में क्या परिवर्तन लेकर आ सकती है? देखिए अलग अलग प्रकार की सर्जरी होती है, और उसमें से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है बेरिएट्रिक सर्जरी को लेकर। बेरिएट्रिक सर्जरी क्या होती है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूं। देखिए किसी व्यक्ति के अंदर यदि अति पोषण की वजह से यदि मोटापा बढ़ जाता है, यानी किसी व्यक्ति के अंदर अगर मोटापा बढ़ जाता है, और ये मोटापा यदि व्यायाम या किसी शारीरिक क्रिया के द्वारा कम नहीं हो रहा है, तो इसे कम करने के लिए या इसे थोड़ा सा घटाने के लिए एक सर्जरी का उपयोग किया जाता है, और इस सर्जरी का नाम है बेरिएट्रिक सर्जरी। अब देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेरिएट्रिक सर्जरी का संबंध है कहीं ना कहीं पोषण से, यानी यहां पर हमारा ऑप्शन होने वाला है पाचन तंत्र की क्रिया से। पाचन तंत्र की क्रिया से संबंधित बेरिएट्रिक सर्जरी होती है। मोटापे को कंट्रोल करने के लिए सर्जरी का उपयोग किया जाता है, ताकि व्यक्ति के अंदर और जो मोटापा है वो ना बढ़े।
देखो यहाँ पर एक चीज, एक प्रोसेस दोहराई जाएगी कि हमारे शरीर के अंदर जब वसा, कार्बोहाइड्रेट इनका अधिक से अधिक अवशोषण होता है तो उस प्रक्रिया के द्वारा वसा हमारे अंदर मोटापा बढ़ाने में प्रमुख कारण है। वसा की वजह से मोटापा बढ़ता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी हाई होता है फैट की वजह से। तो इन्हें, इनका अवशोषण यहाँ पर इस सर्जरी के द्वारा थोड़ा कम करवाया जाएगा, जिसकी वजह से व्यक्ति की जो हेल्थ है, जो हेल्थ इश्यूज है, वो थोड़े कंट्रोल हो सकते हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बैरिएट्रिक सर्जरी किसका संबंध किससे है, तो पाचन क्रिया से है, जो मोटापे को कंट्रोल करने के लिए की जाती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग वयस्कों में क्षतिग्रस्त होने के बाद भी फिर से विकसित हो सकता है। देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सीपीयू का ये टारगेटेड क्वेश्चन है कि क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद में फिर से विकसित हो जाने की जो क्षमता है वो किस अंग में पाई जाती है। यहाँ ऑप्शन देके रखा है किडनी, यहाँ एक यकृत है, और पित्ताशय और फेफड़े। देखिए मानव शरीर में अगर हम लोग अंगों की बात करें तो सबसे बड़ा अंग हमारे शरीर का होता है वो होता है त्वचा। अगर मैं सबसे बड़े अंग की बात करूं डियर स्टूडेंट, तो सबसे बड़ा अंग जो होता है वो होता है त्वचा, स्किन, त्वचा होता है। अगर हम लोग सबसे बड़े अंग की बात करें तो वो त्वचा होता है, ऑर्गन जो होता है वो त्वचा होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि हमारे अंदर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की कौन है, सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर में कौन सी पाई जाती है, तो इसका नाम हो जाता है यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, यकृत यानी कि लिवर। ठीक है, लिवर का जो अध्ययन है वो हिपेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है, हिपेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। लिवर के अंदर एक और खास बात है कि लिवर की जो सेल्स होती है हेपेटोसाइट्स, ये हेपेटोसाइट्स जब डैमेज हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो इनके अंदर इतना रीजनरेशन पावर होता है कि ये फिर से अपने आप को रिकवर कर लेती है। यानी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि पुनरुद्भवन की प्रक्रिया हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाती है यकृत के अंदर, यकृत की सेल्स के अंदर। अगर 25% लिवर का पोर्शन भी बचा हुआ है ना, तो 75% ये अपने आप को रिकवर कर सकता है, इतना ज्यादा क्षमता इसके अंदर पाया जाता है। एक और क्वेश्चन यहां से बनेगा कि शरीर के किस अंग में पुनरुद्भवन की या रीजनरेशन की पावर नहीं होती, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। ब्रेन की सेल्स में रीजनरेशन का पावर नहीं पाया जाता, यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा। यहाँ क्वेश्चन है कि क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद फिर से विकसित होगा, तो इसका सही जवाब होने वाला है डियर स्टूडेंट यकृत यानी कि लिवर। अब लिवर के महत्वपूर्ण कार्यों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। देखिए यकृत का प्रमुख कार्य होता है हमारे शरीर के अंदर जितने भी प्रोटीन होते हैं प्रोटीन का निर्माण करना, एक महत्वपूर्ण कार्य इसका प्रोटीन का निर्माण करना। नंबर 2 पर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि ये अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है कि यहाँ जो अमोनिया हमारे अंदर प्रेजेंट होता है टॉक्सिक एलिमेंट है, तो अमोनिया को यहाँ यूरिया में कन्वर्ट किया जाएगा, यूरिया में कन्वर्ट किया जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे पित्तरस का निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य है यकृत का, कि पित्तरस का जो निर्माण है वो कौन करता है, पित्तरस का निर्माण हमारे शरीर में यकृत के द्वारा किया जाता है। और भी कई सारे फंक्शन है यकृत के, आगे आने वाले सेशन में मैं इनका डिस्कशन आपसे करने वाला हूं। देखिए तो यकृत यहाँ पर एक ऐसा अंग माना जाएगा जो क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद भी फिर से विकसित हो जाता है और अपने आप को रिपेयर कर लेता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 है मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो मानव शरीर के अंग विन्यास और संतुलन को बनाए रखता है। देखिए बैलेंसिंग का एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि जब हम लोग साइकिलिंग करते हैं या फिर तेज दौड़ते हैं या फिर बैलेंसिंग हो लिखने में, चलने में, तेज दौड़ने में, तो इन सभी में संतुलन का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है। हमारे मस्तिष्क में अलग अलग भाग होते हैं, जैसे हमारा अगर हम लोग ब्रेन देखें तो मस्तिष्क में सबसे बड़ा जो भाग होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग माना जाता है डियर स्टूडेंट सेरेब्रम। क्या माना जाता है, सेरेब्रम। जिसे हम लोग बुद्धिमत्ता का केंद्र, चतुराई, सोचना, विचार करना, प्लानिंग करना, योजना बनाना, तर्क शक्ति, है ना, वो यहाँ हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। आगे हम लोग इसके कार्यों को देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि छोटा दिमाग, हमारे मस्तिष्क का छोटा दिमाग किसको बोलते हैं, छोटा दिमाग के नाम से कौन जाना जाता है, तो एक महत्वपूर्ण ऑर्गन यहाँ पर आता है और इसे हम लोग कहते हैं सेरिबेलम। डियर स्टूडेंट इसको आप ध्यान रखें, सेरिबेलम नाम का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन का, जो सेरिबेलम के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग स्मॉल ब्रेन यानी कि छोटा दिमाग कहते हैं।
इसका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि यह हमारे शरीर के अंदर जो बैलेंसिंग का काम करता है और संतुलन की स्थिति को बनाए रखता है। इसके अलावा सही से एक सीधी रेखा में लिखना या फिर एक सीधी लाइन को ड्रॉ करना, है ना, या फिर साइकिलिंग करना या फिर सीधी एक लाइन पर चलना, ये सभी सेरिबेलम के द्वारा कंट्रोल करते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण कार्यों में एक संतुलन यहाँ पर आ जाता है। इसके अलावा मैं आपको और भी इसके कुछ कार्य जो है वो बताने वाला हूँ। इसका एक कार्य और भी होता है कि ये पेशियों की क्रियाओं पर कंट्रोल करता है। पेशियों की क्रियाओं पर कंट्रोल करता है। पेशियों की क्रियाओं पर कंट्रोल होता है किसका? वो होता है सेरिबेलम का। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर माना जा सकता है। हमारे शरीर की जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है, अनैच्छिक क्रियाएं होती है, इनवॉलेंट्री एक्शन, इन इनवॉलेंट्री एक्शन पर भी इसका कंट्रोल कहीं ना कहीं पाया जाता है। तो सेरिबेलम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। यह हमारे पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग माना जाता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट। इसका सही जवाब होने वाला है सेरिबेलम। सेरिबेलम यानी कि पश्चिम मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए, मैं आपको सेरेब्रम के बारे में मैंने आपको बताया है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग यहाँ पर सेरेब्रम है, जिसे बुद्धिमत्ता का या चतुराई का केंद्र हम लोग बोलते हैं। कौन सा हमारे मस्तिष्क का श्वसन केंद्र माना जाता है? श्वसन केंद्र माना जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा का एक भाग होता है। चलिए, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे शरीर के अंदर जो हृदय की जो दर है, हृदय की जो गति है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। और रक्तचाप को भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये दो महत्वपूर्ण कार्य मैंने मेडुला ऑब्लोंगेटा को लेकर आप लोगों से डिस्कस किए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन है, डेंड्राइट्स और अक्षतंतु किस कोशिका के भाग होते हैं? देखिए, डेंड्राइट्स और एक्सॉन, यहां पर दो टर्म यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे अंदर जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, नर्व सेल होती है, ये नर्व सेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हमारे अंदर जो नर्व सेल होती है, नर्व सेल को हम लोगों ने देखा है और आप सभी ने इसको स्मॉल क्लासेस में पढ़ा है। नर्व सेल जो होती है, नर्व सेल इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स लिए हैं। ये नर्व सेल आगे चलकर मैं और भी इसको डिटेल पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। नर्व सेल में ये जो भाग है, आपको इसको हम लोग बोलते हैं कोशिकाकाय या साइटन। कोशिकाकाय या फिर साइटन, कोशिकाकाय या फिर इसको हम लोग साइटन के नाम से जानेंगे। ये आपको प्रवर्ध या उंगलीनुमा प्रवर्ध देखने को मिल सकते हैं। इन्हें हम लोग डेंड्रॉन के नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट। किस नाम से जानेंगे? डेंड्रॉन। और ये डेंड्रॉन आगे चलकर डेंड्रिट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, डेंड्रिट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये होता है डेंड्रिट्स। ठीक है, डेंड्रिट्स बोलते हैं हम लोग किसे? ये जो डेंड्रॉन है, उंगलीनुमा प्रवर्ध, या आगे चलकर कन्वर्ट हो गए। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे कलरफुल पार्ट होते हैं और इन कलरफुल पार्टिकल्स को हम लोग निशिल पार्टिकल के नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट। किस नाम से जानेंगे? निशिल कण। क्या नाम से जानेंगे इसको हम लोग? निशिल पार्टिकल, निशिल कण। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो सबसे लंबा डेंड्रॉन होता है, सबसे लंबा डेंड्रॉन, इसे हम लोग एक्सॉन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक्सॉन के नाम से जानते हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां पर पूछा गया है डेंड्रॉइड्स और अक्षतंतु किस कोशिका के भाग होते हैं? तो इसका सही जवाब होने वाला है न्यूरॉन। क्या नाम होने वाला है? न्यूरॉन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा ध्यान से। एसएससी गया क्वेश्चन है कि यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस नाम की एक प्रोसेस का क्वेश्चन है। जिन विद्यार्थियों को इसके बारे में नहीं पता है, मैं ध्यान से सुनिएगा, मैं सारी बातें बताने वाला हूं आपको। मेटामॉर्फोसिस यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं रूपांतरण या कायांतरण। रूपांतरण या फिर कायांतरण, ये क्या होती है? तो ध्यान से समझिएगा कि कुछ जीवों में डेवलपमेंट के लिए अलग अलग चरणों में उनका विकास होता है। कि जब इनकी डेवलपमेंट की प्रोसेस को हम लोग देखें तो अलग अलग चरणों में इनका विकास होता है और इन विकास को हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉग को लेकर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मेंढक में रूपांतरण के जो अलग अलग किसके द्वारा नियंत्रित होता है। फिलहाल मैं मेंढक में रूपांतरण आपको समझा देता हूं। देखिए, जो मेंढक होता है वो उभयचर प्राणी है, यानी जो जल और थल दोनों में पाया जाता है, मत्स्य वर्ग के बाद में आता है। तो मेंढक में अगर हम लोग मेटामॉर्फोसिस को देखें तो मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस है वो मेंढक में कुछ इस प्रकार होती है। कुल 4 चरणों में मैं इसको समझाने वाला हूं कि मेंढक के अंदर जो मेटामॉर्फोसिस है, इसका जो पहला चरण माना जाता है वो माना जाता है एग। ये स्टूडेंट क्या माना जाता है? एग। एग माना जाता है। इसको हम लार्वल स्टेज के नाम से भी जान सकते हैं, एग, है ना।
एक के बाद में जो इनका डेवलपमेंट होता है, और ये डेवलपमेंट होता है इसके बाद में किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो एक के बाद में यहां पर बन जाता है टेडपोल। तो डियर स्टूडेंट क्या बनेगा, टेडपोल के नाम से यहां पर सेकंड इसका जो चरण होता है टेडपोल, टेडपोल। थर्ड यहां पर हम लोग पढ़ेंगे फ्रोगलेट के नाम से, फ्रोगलेट के नाम से जो थर्ड चरण होता है, तीसरा स्टेप होता है यहां पर कायांतरण का, वो होता है फ्रोगलेट। और चौथे नंबर पर वयस्क मेंढक का निर्माण यहां पर हो जाता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ 4 चरणों में मेंढक का निर्माण हुआ। अब मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि एक से टेडपोल, टेडपोल के बाद में फ्रोगलेट बनता है, फ्रोगलेट के बाद में एक वयस्क मेंढक बनता है। तो ये सभी जो रूपांतरण है ना, ये एक हार्मोनल एक्टिविटी के तहत होते हैं, एक हार्मोनल एक्टिविटी के द्वारा होते हैं। तो यहाँ कौन सा हार्मोन है जो इनमें एक रोल प्ले करेगा, तो डियर स्टूडेंट इस हार्मोन का नाम मैं आपको बताने वाला हूं, थायराइड से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन। थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, और इसी थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से किसी भी जीव का अलग अलग चरणों में विकास संभव हो पाता है। तो इसका सही जवाब होने वाला है डियर स्टूडेंट थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन। चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को इंसुलिन के बारे में लास्ट क्लास में समझा चुका हूं, आप और थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इंसुलिन अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन होता है, जिसकी कमी से हमारे अंदर मधुमेह नाम का रोग होता है, और ये बीटा सेल से निकलता है। चलिए तो ये जानकारी आप लोगों को क्लियर हो पाई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखिएगा, 8 नंबर वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है, यानी वर्टिब्रेट एनिमल यहाँ पर नहीं है, इसका आपको जवाब देना है। देखिए दो प्रकार के जंतु हम लोगों ने देखे, एक होता है वर्टिब्रेट और एक होता है नॉन वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट का क्या अभिप्राय है, यानी कशेरुकी और अकशेरुकी प्राणी क्या होते हैं, कशेरुकी और अकशेरुकी प्राणियों में क्या अंतर है। तो डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर किसी भी फॉर्म में किसी जीव के अंदर नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है, यानी इसे अगर और इजी बनाए कि जिन जीवों के अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन्हें हम लोग कशेरुकी प्राणी के अंतर्गत रखेंगे। और जिन जानवरों में किसी भी अवस्था में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, उन्हें हम लोग अकशेरुकी प्राणी के अंतर्गत रखेंगे। अकशेरुकी प्राणी कहां से कहां तक बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा, कहां तक डियर स्टूडेंट, इकाइनोडर्मेटा, है ना, एनिमल क्लासिफिकेशन में मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूं। तो प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक के सभी जीव अकशेरुकी के अंतर्गत माने जाते हैं। और यहाँ कॉर्डेटा के अंतर्गत आ जाते हैं मत्स्य यानी मछलियों को लेकर, मछलियों से लेकर स्तनधारी तक के सभी जानवर जो है ये कॉर्डेट्स के अंतर्गत आते हैं, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर देके रखा है स्नेल। स्नेल जो है वो मोलस्का का एक प्राणी होता है डियर स्टूडेंट। स्नेल आप सभी ने देखा होगा, इसको इसको हम लोग घोंगा के नाम से जानते हैं। बारिश के दौरान अक्सर ये जीव आपको देखने को मिला होगा, स्नेल, है ना। तो ये घोंगा जो है ये मोलस्का का प्राणी है। पक्षी वर्ग यहाँ पर कॉर्डेटा के अंतर्गत आता है, स्तनधारी भी कॉर्डेटा के अंतर्गत आता है, और सारी मछलियां कॉर्डेटा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर सही जवाब होने वाला है हमारे पास स्नेल। स्नेल जो है वो मोलस्का का एक प्राणी माना जाता है। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा ध्यान से। देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि यहाँ सभी जितने भी कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, आप अपने पेन और कॉपी में इन्हें नोट करते चलें। आने वाली सभी अपकमिंग एग्जाम्स में ये कंटेंट आप लोगों के लिए एक हेल्पफुल रहेगा, हेल्पफुल कंटेंट ये रहेगा, तो इतना आप लोग जरूर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे बीच में है, सोमेटोट्रोपिन का एक अन्य नाम क्या है। देखिए सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है पीयूष ग्रंथि से, ध्यान से समझना है डियर स्टूडेंट, पीयूष ग्रंथि से यह हार्मोन स्रावित होता है, जिस हार्मोन का नाम होता है शॉर्टकट, इसको हम लोग बोलते हैं एसटीएच हार्मोन। शॉर्टकट इसका नाम होता है डियर स्टूडेंट एसटीएच नाम का हार्मोन। तो एसटीएच हार्मोन जिसे हम लोग सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जानते हैं, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट इस हार्मोन का क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, ध्यान से सुनिएगा। सोमेटोट्रोपिन का एक अन्य नाम होता है, इसे हम लोग वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानेंगे डियर स्टूडेंट, वृद्धि हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो व्यक्ति के अंदर ड्वार्फिज्म नाम का डिसीज हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं बोनापन। इस वाले हार्मोन की कमी से, इस वाले हार्मोन की कमी से बोनापन रह जाता है, ड्वार्फिज्म। और इस हार्मोन की अधिकता से, इस हार्मोन की अधिकता से एक रोग हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं भीमकायत्व।
शरीर जो होता है वो भीम की तरह हो जाता है। और इस रोग का एक और नाम है जिसे हम लोग एक्रोमीगेली के नाम से जानते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट जो मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है। एक्रोमीगेली जो इसके एसटीएस के अधिक स्त्राव की वजह से हुआ, और इसकी कमी से बोनापन या ड्वार्फिज्म, व्यक्ति की जो हाइट होती है वो सामान्य से कम रह जाती है। यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकलने वाला हार्मोन माना जाता है। तो यहाँ पर सोमेटोट्रोपिक क्या होगा, तो सोमेटोट्रोपिक एक प्रकार का ग्रोथ हार्मोन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर माना जाएगा। चलिए डाइजेस्टिव जूस मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर एचसीएल, पेप्सिन, रेनिन सभी हार्मोन को हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो हमारे शरीर में आमाशय से एचसीएल का स्त्रावण होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे हास्य गैस, लॉपिंग गैस किसको कहेंगे, केमिस्ट्री में हम इसको पढ़ने वाले हैं। N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड नामक जो गैस होती है इसे हम लोग लॉपिंग गैस के नाम से जानते हैं। और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि अश्रु गैस या टीयर गैस किसको कहा जाता है। पुलिस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो अश्रु गैस के गोले दागती है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसका केमिकल कंपोजिशन होता है क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन एसिटोफिनॉन, क्लोरोपिक्रिन एसिटोफिनॉन, क्लोरोपिक्रिन एसिटोफिनॉन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा अपने नोट्स में कि अश्रु गैस का नाम हो जाता है क्लोरोपिक्रिन एसिटोफिनॉन। एक और मैं क्वेश्चन आप लोगों को देने वाला हूं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि हमारे शरीर के अंदर आंसू कहां से स्रावित होते हैं और आंसू में प्रमुख रूप से कौन कौन से जो कंपोनेंट है वो पाए जाते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आप जवाब मुझे दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है आपका डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में स्वपोषी पोषण पाया जाता है। देखिए न्यूट्रिशन को लेकर एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन हमारे सामने है कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। दो प्रकार का पोषण होता है, एक होता है ऑटोट्रोपिक और एक होता है हेटरोट्रोपिक। ठीक है, स्वपोषी और परपोषी में क्या फर्क है। स्वपोषी एक पोषण होगा और एक होगा परपोषी। स्वपोषी और परपोषी, जब कोई जीव या फिर कोई प्लांट अपना भोजन स्वयं निर्मित करे वह होता है ऑटोट्रॉप्स, यानी उसकी डिपेंडेंसी खुद के ऊपर होती है। और जब वह किसी अन्य के ऊपर, किसी अन्य पौधे या जीव के ऊपर आश्रित रहता है तो उसे हम लोग परपोषिता के नाम से जानते हैं। स्वपोषिता यहां पर आ जाती है, इसके ऑप्शन देखे हैं, देखिए कि खुद के ऊपर डिपेंडेंसी किसकी होगी, तो पहला ऑप्शन हमारे यहां पर है फंगस यानी कि कवक। देखिए डियर स्टूडेंट ध्यान से समझना है, जितने भी कवक होते हैं वो सारे के सारे सेप्रोफिटिक होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी इन्हें हम लोगों ने क्यों कहा, देखिए मृतोपजीवी का मतलब होता है कि ऐसे जीव या फिर कोई पदार्थ जो किसी ऑर्गेनिक डिकेड मटेरियल पर अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर यहां पर जब जीवन यापन करेगा, मृत कार्बनिक पदार्थों पर जो जीवन यापन करते हैं उन्हें हम लोग मृतोपजीवी के नाम से जानते हैं। सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर जो अपना जीवन यापन करेंगे उन्हें हम लोग मृतोपजीवी कहेंगे। अगर हम लोग वायरस की बात करें तो वायरस एक अकोशिकीय जीव होता है जो संक्रमण जो किसी माध्यम से फैलता है। प्रोटोजोन की बात करें इन्हें हम लोग परजीवी के नाम से जानते हैं, परजीवी के नाम से जानते हैं। परजीवी यानी ये भी दूसरों के ऊपर रहकर अपना जीवन आश्रित करेंगे। और लास्ट हमारे पास एक ऑप्शन बचता है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। देखिए बहुत कम स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स की श्रेणी में आते हैं। कई एग्जाम्स इस क्वेश्चन को टारगेट कर चुके हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सही जवाब होना है हमारे क्वेश्चंस का कि बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स माने जाते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने नाम सुना होगा साइनोबैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया जिन्हें हम लोग नील हरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं, या इन्हें शॉर्टकट हम लोग BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें हम लोग नील हरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं। नील हरित शैवाल। साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं कि साइनोबैक्टीरिया का एक रोल माना जाता है डियर स्टूडेंट्स कि हमारे वायुमंडल का जो निर्माण है, ऐसा माना जाता है कि वायुमंडल के निर्माण में साइनोबैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल था। साइनोबैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल था। ये वो बैक्टीरियाज हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। जब पानी कई जगह पर किसी स्थान पर लंबे समय तक इकट्ठा हो रहा हो या पानी गंदा हो चुका हो तो उस गंदे जल में साइनोबैक्टीरिया पनप जाते हैं। एक हरे रंग की लेयर आप लोगों ने देखी होगी पानी के ऊपर, इसे आगे की क्लासेस में मैं विस्तृत समझाने वाला हूं। ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है डियर स्टूडेंट, ये पेप्टिडोग्लाइकान नामक पदार्थ की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकान नामक पदार्थ की
बनी होती है। और ध्यान से समझना है कि ये वो बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो हमारा सही जवाब होने वाला है बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया ही ऐसे जीव है जो स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आ सकते हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इन्हें नोट करते चले और इन्हें डेली रिकॉल भी करते चले। चलिए, तो इस महत्वपूर्ण श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन टीका। एक टीका यहां पर देके रखा गया है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, यानी इसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं डियर स्टूडेंट बीसीजी। बीसीजी नामक एक टीका, लोकप्रिय नाम इसका बीसीजी टीका है, निम्नलिखित में से किस बीमारी के बचाव के लिए दिया जाता है। देखिए, व्यक्ति जन्म के बाद तुरंत कई सारे टीके होते हैं जो हमें लगा दिए जाते हैं। मैं टीकाकरण को लेकर एक क्लास स्पेशल बना दूंगा, तो ध्यान से समझना है। यहाँ एक टीका पूछा गया है बीसीजी या बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। तो बैसिलस कालमेट ग्यूरिन स्पेशली ध्यान रखना है, यह टीबी को लेकर दिया जाता है, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस, यहां पर हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस, या इसे एक नाम से जानते हैं यक्ष्मा। यक्ष्मा, यक्ष्मा। तो ध्यान से समझना है डियर स्टूडेंट कि टीबी के उपचार के लिए या फिर टीबी नामक रोग के बचाव के लिए बच्चों को बीसीजी का टीका लगा दिया जाता है, जिसका नाम है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। कमेंट बॉक्स में एक और मुझे आंसर दीजिए कि डीपीटी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है। डीपीटी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है, मैं आपके आंसर चाहूंगा। डीपीटी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है। चलिए, तो इसका सही जवाब होने वाला है हमारे लिए यक्ष्मा, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। देखिए, कल मैंने जांचें पढ़ाई थी आपको पार्ट नंबर 3 में कि टाइफाइड के लिए एक जांच होती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस जांच का नाम है विडॉल टेस्ट। तो विडॉल टेस्ट जो है वो टाइफाइड के लिए दिया जाता है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जॉन सॉल्क ने। पर ये आईपीवी था, और ओरल पोलियो वैक्सीन को खोजा था किसने? अल्बर्ट साबिन नाम के वैज्ञानिक ने। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग मूव करेंगे आज के सेशन में। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन है यहाँ पर, शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण घेंगा या ग्वाइटर होता है। घेंगा या ग्वाइटर के बारे में ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, मैं बता देता हूं, हमारे शरीर में गले में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है डियर स्टूडेंट थायराइड नाम की ग्रंथि। थायराइड नाम की ग्रंथि, थायराइड नाम की ग्रंथि। और यह थायराइड नाम की ग्रंथि जो होती है, इसके अंदर से एक हार्मोन रिलीज होता है, और इस हार्मोन का नाम होता है डियर स्टूडेंट थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन। थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया है कि किसी जीव के रूपांतरण के लिए, कि अगर उसका अलग अलग चरणों में विकास हो रहा है, तो उस विकास को, जैसे मेंढक हो गया, तो उस विकास को थायरॉक्सिन ही कंट्रोल करता है। थायरॉक्सिन की वजह से ही रूपांतरण होता है। तो यह थायरॉक्सिन हार्मोन यहां से रिलीज किया जाएगा, जो हमारे अंदर बहुत सारे क्रियाविधि को शो करता है। अब हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़ रहे हैं घेंगा रोग के बारे में। तो यह ग्रंथि क्या करती है कि आयोडीन की कमी से अपना आकार जो है ये बढ़ा लेती है, और इसी रोग को हम लोग घेंगा के नाम से जानते हैं। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डियर स्टूडेंट, घेंगा रोग। और यह किस ग्रंथि के अंदर होगा और किस हार्मोन के अंदर होगा? तो ध्यान रखना है, थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, एड्रिनलिन यहां पर दिया गया है। इस हार्मोन को, यह एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। एड्रिनल ग्रंथि जो किडनी के ऊपर पाई जाती है, इस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर आ सकता है कि लड़ो व उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? तो लड़ो व उड़ो हार्मोन कहा जाता है किसे? एड्रिनलिन हार्मोन को। चलिए, अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने कि हानिकारक एनीमिया विटामिन किस विटामिन की कमी के कारण होता है। एनीमिया डिसीज, जिसमें सामान्यतः खून की कमी देखी जाती है, कि ब्लड की डिफिशियंसी हो जाती है। तो यह रोग किस विटामिन की कमी से आता है? विटामिन पर बेस्ड पूछा जाता है। तो विशेष ध्यान दें डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास बी कॉम्प्लेक्स के टोटल 8 विटामिन माने जाते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बी कॉम्प्लेक्स के कितने विटामिन, तो टोटल नंबर ऑफ 8 है, जिसमें हमें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B11 और B12 यहां पर सम्मिलित किए गए हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स के कितने विटामिन होते हैं? टोटल 8 विटामिन होते हैं। देखिए, इन्हीं में से एक विटामिन है जिसकी वजह से एक हानिकारक रोग होता है, और ये होता है पर्नीशियस। पर्नीशियस में इसका पूरा नाम लिख देता हूं, पर्नीशियस, पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया, इस रोग का पूरा नाम होता है पर्नीशियस एनीमिया। और यह रोग विटामिन B12 की वजह से होता है। विटामिन B12 की वजह से होता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है, उसे हम लोग कहते हैं साइनोकोबालामिन।
साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम हो जाएगा डियर स्टूडेंट B12 का साइनोकोबालामिन। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से आता है कि कौन सा विटामिन रेन वाटर विटामिन के नाम से जाना जाता है। रेन वाटर विटामिन का मतलब होता है कि वर्षा के जल में किस विटामिन की प्रेजेंस देखी जा सकती है, तो रेन विटामिन हम लोग कहेंगे विटामिन B12 को। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि कोबाल्ट नामक धातु किस विटामिन में पाई जाती, तो कोबाल्ट धातु का प्रेजेंस कहां पर होगा डियर स्टूडेंट, विटामिन B12 में होगा। बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले। पर्नीशियस एनीमिया यहाँ इस रोग का नाम है। चलिए एनीमिया से लेकर और भी क्वेश्चन आते हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं आज कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा। सिकल सेल एनीमिया कौन सा रोग है, सिकल सेल एनीमिया क्या है, तो जल्दी से मैं इसकी जानकारी आपको देने वाला हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से रहने वाला है। देखिए नॉर्मली एनीमिया में खून की कमी होती है, बट यहां ऐसा नहीं होगा। सिकल सेल एनीमिया हमारी आरबीसी के आकार को लेकर होने वाला एक रोग होता है। आरबीसी के आकार को लेकर होने वाला एक रोग होता है। सामान्यतः हम आरबीसी को जब डिटेल पढ़ेंगे तो आरबीसी का एक आकार होता है और इस आकार को हम लोग क्या बोल देंगे, आरबीसी के आकार को हम लोग क्या कहते हैं, उभयावत्तल। बाइकॉनकेव शेप्ड होता है आरबीसी के अंदर, उभयावत्तल। उभयावत्तल नामक आकार इसके अंदर होता है, उभयावत्तल। तो उभयावत्तल या फिर बाइकॉनकेव इसको हम लोग बोल सकते हैं। जब ये आकार बिगड़ जाता है, यह आकार अनियमित हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है, तो इस रोग को हम लोग सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं, जिसमें आरबीसी जो होती है वो हशियाकार हो जाती है। तो इस रोग का नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया। तो आरबीसी का जो आकार होगा वो क्या हो जाएगा, हशियाकार हो जाएगा, हशियाकार हो जाएगा। इरेगुलर शेप्ड की आरबीसी यहाँ पर हो जाती है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन्हें अपने नोट्स में आप लोग नोट करते चले। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग मूव कर रहे हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास में कि हेमोफोबिया का डर है। देखिए अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार का फोबिया होता है। किसी को पढ़ाई से डर लगता है ना, किसी को खून से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है। तो ये अलग अलग प्रकार के फोबिया होते हैं, पर यहाँ पर एक फोबिया यहाँ पर दिया गया है, हेमोफोबिया। हम लोगों ने नाम सुना है हाइड्रोफोबिया नाम की एक बीमारी, हाइड्रोफोबिया नाम की एक बीमारी। तो हाइड्रोफोबिया क्या होता है डियर स्टूडेंट, जिसे हम लोग रेबीज के नाम से भी जानते हैं। रेबीज यानी इसका नाम हो जाता है जलातंक, जलातंक हो जाता है। रेबीज जो होती है ये किसी पागल हुए जानवर के काटने की वजह से होती है, और रेबीज नामक वायरस से, वायरस जनित एक रोग होता है, ये वायरस से होने वाली बीमारी होती है। तो डियर स्टूडेंट विशेष विशेष ध्यान देना है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेबीज के टीके की खोज की थी लुईस पाश्चर ने। किसने की थी डियर स्टूडेंट, लुईस पाश्चर के द्वारा रेबीज के टीकों को खोजा गया था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब पानी से इसके अंदर डर लगता है तो उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिया। तो विशेष प्रकार के डरों में फोबिया नामक एक वर्ड जुड़ा हुआ रहता है, फोबिया नामक एक वर्ड जुड़ा रहता है। हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले कि जो हेमोफोबिया होता है ना, कि व्यक्ति के अंदर इसमें किसी भी लाल वस्तु को जब वो देखता है तो लाल वस्तुओं को देखकर उसे रक्त का भय उसे लगने लग जाता है, और खून से डरने की इस बीमारी को हम लोग हेमोफोबिया के नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब होने वाला है हमारे पास में ब्लड, है ना, ब्लड इसका सही जवाब होने वाला है कि हेमोफोबिया नाम का जो रोग है वो खून की वजह से होता है। चलिए बाकी के फोबिया में आगे की क्लासेस में कंटिन्यू करूंगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कि एक कोशिका में केंद्र के अलावा निम्नलिखित में से किस कोशिकांग के अंदर डीएनए पाया जाता है। देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में ये आ चुका है, तो इसे आप लोग 5 स्टार दे दीजिएगा। ये क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम्स में कि केंद्र के अलावा और ऐसा कौन सा कोशिकांग है जहां पर डीएनए पाया जा सकता है, जिसके पास स्वयं का डीएनए होता है। देखिए यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं कोशिका द्रव, और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर गाल्गी उपकरण, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया, और एक है राइबोसोम। तो इन चारों ऑप्शन में से माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है केंद्र को छोड़कर जिसके पास खुद के डीएनए आरएनए, जिसके पास खुद के डीएनए है, उसका नाम है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो विशेष विशेष ध्यान देना है डियर स्टूडेंट कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है। इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि यह हमारे कोशिका के अंदर ऊर्जा को एटीपी के फॉर्म में स्टोरेज कर लेता है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम होगा डियर स्टूडेंट, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूरा नाम हो जाता है। तो यह एटीपी के रूप में हमारे अंदर ऊर्जा को स्टोरेज करने का काम करता है। तो इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे कि यह पावर हाउस ऑफ द सेल है। चलिए, एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री कोशिका की किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। चलिए, अगले क्वेश्चन पर हम लोग मूव करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज है ये, इसे आप अच्छे से फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो सेल होती है उसका स्टडी किस नाम से जाना जाता है? बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है कि जो सेल होती है, इस सेल का स्टडी डियर स्टूडेंट कहा जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है कि जो साइटोलॉजी होती है उसे हम लोग कोशिका का अध्ययन कहते हैं, यानी कि कोशिका विज्ञान। यहाँ पर और भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी डियर स्टूडेंट रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में सेल को डिस्कवर किया गया था। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? तो हिस्टोलॉजी अध्ययन होता है ऊतकों का। द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, और इन टिश्यूज का जो स्टडी होगा वो हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आगे एक क्वेश्चन दिया यहाँ पर फिजियोलॉजी, और फिजियोलॉजी यानी कि शरीर विज्ञान, जिसमें शरीर के जो कार्य विधियां होती हैं उनको हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। और अगला एक लास्ट ऑप्शन है इसके अंदर टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग, जिसे हम लोग हिंदी में वर्गीकी के नाम से भी जानते हैं। ये स्टूडेंट किस नाम से जानते हैं? वर्गीकी। और ये जो वर्गीकी नाम की ब्रांच है, इस वर्गीकी नाम की ब्रांच में वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है डियर स्टूडेंट? वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। और वर्गीकी के जनक कौन माने जाएंगे? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कैरोलस लिनियस को वर्गीकी के जनक के नाम से जाना जाता है। हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसको बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। इन्होंने द्विजगत वर्गीकरण और द्विनाम पद्धति यहां पर दी थी। एक इनकी चर्चित पुस्तक है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी नाम की बुक। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यह पुस्तक कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखी गई। चलिए, तो इस क्वेश्चन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे बीच में है, त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? त्वचा जो स्किन है, जो शरीर का सबसे बड़ा भाग है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है, वह किस प्रकार की झिल्ली होती है? देखिए, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन में लेकर आया हूं आपके लिए। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस प्रकार की झिल्ली मानी जाती है त्वचा। त्वचा के बारे में कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। डर्मेटोलॉजी शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूं कि त्वचा का जो निर्माण है वो उपकला ऊतक से होता है, क्योंकि यहाँ पर झिल्ली के बारे में क्वेश्चन है, मेम्ब्रेन के बारे में, इसे मैं समझाना चाहूंगा कि उपकला ऊतक से त्वचा का निर्माण होता है। अब ये कौन सी उपकला ऊतक है जो त्वचा को निर्मित करती है? तो इसका जवाब होने वाला है स्तरीय शल की उपकला ऊतक। स्तरीय शल की उपकला ऊतक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत कम विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन आता है। स्तरीय शल की उपकला ऊतक से हमारी त्वचा का निर्माण होता है। स्तरीय शल की उपकला ऊतक स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह जो स्तरीय शल की उपकला ऊतक होता है, इसे हम लोग क्यूटेनियस मेम्ब्रेन के नाम से भी जान सकते हैं। किस नाम से जान सकते हैं? क्यूटेनियस नामक मेम्ब्रेन जो है वो उपकला ऊतक का ही एक प्रकार होता है, क्यूटेनियस नाम की मेम्ब्रेन। यानी इसका सही जो जवाब है डियर स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा हमारे बीच में? क्यूटेनियस नाम की मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसे हम लोग स्तरीय शल की उपकला ऊतक के नाम से भी जानते हैं। चलिए, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे बीच में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जीव का हृदय द्विकोष्ठीय होता है? यानी कि द्विकोष्ठीय जो हृदय है, टू चैम्बर्ड हार्ट, किसके अंदर प्रेजेंट होता है? देखिए, पार्ट नंबर 3 में भी मैंने कुछ जंतुओं को लेकर, उनके हार्ट को लेकर डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले कि जिनमें दो कोष्ठीय हृदय होता है। तो मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट कि जो मछलियां होती है, जो मछली होती है, इन मछलियों में टू चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है, यानी कि दो कक्षीय, जिसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जब हम लोग आगे बात करेंगे
तो उभयचर में भी यहाँ पर 2 चेंबर हार्ट प्रेजेंट होगा। इसके बाद सरीसृप में कितने चेंबर हार्ट होता है? तो सरीसृप में 3 चेंबर हार्ट प्रेजेंट होता है। यहाँ 3 कक्ष प्रेजेंट होते हैं। यहाँ कितने कक्ष प्रेजेंट होंगे? तो यहाँ भी 3 कक्ष प्रेजेंट मिलेंगे। पर यहाँ अपवाद के रूप में आपको मगरमच्छ देखने को मिलेगा। मगरमच्छ के अंदर यहाँ पर 4 चेंबर हार्ट प्रेजेंट होता है। और आगे हम बढ़ेंगे पक्षी में, तो पक्षी के अंदर यहां पर देखने को मिलेगा 4 चेंबर हार्ट। और लास्ट में आ जाते हैं स्तनधारी यानी कि मेमल, स्तनधारी या फिर मेमल, और इन स्तनधारियों में भी 4 चेंबर हार्ट देखने को मिलता है। हार्ट के चेंबर को लेकर कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं। देखिए, दो कोष किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? मनुष्य में 4 कोष होंगे, गोरैया के अंदर पक्षी वर्ग में 4 कोष प्रेजेंट होंगे, मंकी बंदर में भी, स्तनधारी में है तो यहाँ भी 4 कोष प्रेजेंट होंगे। और इसका सही जवाब होने वाला डियर स्टूडेंट है हमारे पास फिशेज यानी कि मछलियां। तो मछलियों में द्विकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। तो आई होप कि आपको इतनी जानकारी प्रेजेंट होगी। यहां से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि इनमें से इसमें मिश्रित रक्त प्रणाली पाई जाती है यानी कि मिक्स्ड ब्लड सिस्टम या मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसका सही जवाब होने वाला है उभयचर। क्या जवाब होने वाला है? उभयचर। यहां पर 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल यानी 2 आलिंद और 1 निलय। 2 आलिंद और 1 निलय। मिश्रित रक्त का मतलब होता है कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त यहां पर एक साथ प्रवाहित होते हैं, इसलिए इसको मिक्स्ड ब्लड सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। सही जवाब होने वाला है क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एसएससी सीपीयू का यह क्वेश्चन है। रक्त वाहिकाएं जो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में वहन करती है क्या कहलाती है? हमारे शरीर के अंदर 2 प्रकार की वाहिनियां होती है, मोस्ट कॉमन है। एक होता है आर्टरी और एक होती है वेन, यानी धमनी और शिरा। धमनी और शिरा, धमनी और शिरा यानी कि आर्टरी एंड वेन, इनको हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, आर्टरीज होती है, इनके अंदर हमेशा ध्यान रखना है शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और इनके अंदर अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पर अपवाद में आपको ध्यान रखना है कि ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, इसका नाम होता है पल्मोनरी धमनी। क्या नाम होगा डियर स्टूडेंट? पल्मोनरी धमनी। और ये पल्मोनरी धमनी जो होती है, ये लंग्स को हार्ट जो ब्लड है वो सप्लाई करती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त है वो फेफड़ों तक पहुंचाती है और फेफड़े वहां पर इसको प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, पर अपवाद में एक शिरा है जिसके अंदर प्योर ब्लड सप्लाई होगा और इसका नाम है पल्मोनरी 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 शिरा। पल्मोनरी शिरा जो हार्ट से लेकर बाएं आलिंद को रक्त देती है, यानी बाएं आलिंद को ये रक्त पहुंचाने का काम करती है और इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पहुंचाने का काम आर्टरीज के द्वारा किया जाता है, आर्टरीज के द्वारा किया जाता है। देखिए, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन यहां से बताने वाला हूं कि धमनी और शिराओं के बीच का जो लिंक होता है वो कौन होता है, यानी धमनी और शिराओं के बीच की कड़ी। तो यहां उन्हें हम लोग कहेंगे कैपिलरीज। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? कैपिलरीज, है ना। धमनी और शिराओं के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है? कैपिलरीज को कहा जाता है। चलिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का हम लोग देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन में मूव कर रहा हूं। क्वेश्चन है हमारे पास, रक्त में ऑक्सीजन को कैप्चर करने का कार्य कौन करता है? देखिए, एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में आया है और ये क्वेश्चन रेलवे के भी सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा कि रक्त में ऑक्सीजन को कैप्चर करने का कार्य किसके द्वारा होता है। मैंने आपको ये जानकारी दी है कि हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो एचबी के कारण होता है, यानी हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो ब्लड होता है वो रेड होता है। बट इस हीमोग्लोबिन का प्रमुख काम होता है गैसों का विनिमय करना। क्या काम करना डियर स्टूडेंट? गैसों का एक्सचेंजेशन ऑफ गैसेस या गैसों का आदान प्रदान करना, विनिमय करता है ना। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को संयुक्त करके, यानी O2 को संयुक्त करके, ऑक्सीजन को संयुक्त करके यह शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। यानी O2 को संयुक्त करने के बाद में यह उसे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। यह काम होता है हमारे हीमोग्लोबिन का। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर माना जाएगा। तो इसका सही जवाब हमारे पास क्या होने वाला है कि जो ऑक्सीजन को कैप्चर करे, तो इसका सही जवाब होने वाला है हमारे पास में हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसका क्लियर आंसर हो जाएगा।
चलिए, तो आज के इस दक्ष सीरीज जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की श्रृंखला हमारी चल रही है, उसका आज लास्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 का हम लोगों ने देख लिया। मुझे उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आपकी आने वाली एग्जाम्स के लिए हेल्प करेंगे। आप इन्हें नोट्स में लिखते चलें और आज जो भी मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में उनका आंसर आप जरूर दें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।